नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से जुड़े 2 अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद झारखंड में विपक्ष ने खोला मोर्चा। आज रांची बंद का ऐलान, सोरेन सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल। दिल्ली में जुटे बिहार एनडीए के नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई चुनावी रणनीति पर चर्चा। बिहार में 225 सीट जीतने का दावा। अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट, ट्रंप ने कहा घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन आज। अब तक 31 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर, तमिलनाडु के नाम 26 और यूपी के पास 22 पदक। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की खबरों के साथ, जहां संसद में आज दोनों सदनों में ही अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाने हैं। लोकसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा में आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से स्थिति में बदलाव आया है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की बात करें तो आज 2 विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाने की कार्यसूची में भी उन्हें शामिल किया गया है। लोकसभा में आज पेश होने वाले इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल की बात कर लेते हैं तो 11 मार्च को लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में भारत आने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट, वीजा, उनके पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियम शामिल हैं। इस नए विधेयक की अगर पुराने विधेयक से तुलना की जाए तो पुराने कानून के मुताबिक 4 अलग अलग कानून असंगठित और पुराने हैं, लेकिन नए कानून में चारों को एकीकृत कर एक आधुनिक व्यापक कानून बनाया गया है। पुराने कानून में प्रवेश के लिए पासपोर्ट अनिवार्य, वीजा और अन्य दस्तावेजों पर अस्पष्टता थी। वहीं नए कानून में वैध पासपोर्ट, वीजा और यात्रा दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इसके साथ साथ पुराने कानून में विदेशियों का पंजीकरण अनिवार्य, लेकिन लागू करने में ढिलाई होती है। वहीं नए कानून में सभी विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। पुराने कानून में निगरानी के लिए कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं है, सीमित निगरानी होती है। वहीं नए कानून की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना, आधुनिक तकनीक से निगरानी होगी। पुराने कानून में सुरक्षा पर जोर कम है और साथ अस्पष्ट प्रावधान है। वहीं नए कानून में देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने वालों पर रोक है। इसके साथ ही पुराने कानून में अधिकारियों की शक्ति सीमित, अस्पष्ट अधिकार, फैसला अंतिम नहीं, लेकिन नए कानून में इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे। तो आपको बता दें कि विदेशियों के नियमन से जुड़े कानून जो है उसको आज लाने की तैयारी में है सरकार, और
आपको बता दें ये कानून जो है वो फॉरेनर्स एंड विदेशी बिल है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल है 2025। इसको 11 मार्च को लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को पेश किया गया था। और आपको बता दें कि पुराने और नए कानून में कई बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ पुराने कानून में विदेशियों के पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन लागू करने में ढिलाई होती है। तो अगर पुराने कानून की बात की जाए तो प्रवेश के लिए पासपोर्ट अनिवार्य, लेकिन वीज़ा और अन्य दस्तावेजों पर अस्पष्टता थी। लेकिन इन नए कानूनों में इसमें बदलाव किए गए। वहीं पुराने कानून में विदेशियों का पंजीकरण अनिवार्य था, लेकिन लागू करने में ढिलाई थी। अब सभी का पंजीकरण अनिवार्य है। निगरानी के लिए कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं थी, सीमित निगरानी थी। लेकिन इस बार ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना इस नए कानून के जरिए की गई है। सुरक्षा पर जोर कम था, अस्पष्ट प्रावधान थे पुराने कानून में, लेकिन नए कानून में सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई भी खतरा ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। अधिकारियों की शक्ति सीमित थी, अस्पष्ट अधिकार थे, लेकिन फैसला अंतिम नहीं था। लेकिन नए कानून में भी बदलाव इसमें किए गए। 4 अलग अलग कानून थे, असंगठित और पुराने थे पुराने में, लेकिन चारों को अब एकीकृत कर एक नए आधुनिक व्यापक कानून का अब रूप दिया गया है। इस नए कानून में वैध पासपोर्ट, वीज़ा और यात्रा दस्तावेज अब अनिवार्य कर दिए गए हैं और सभी विदेशियों के लिए अब पंजीकरण जो है अनिवार्य है। तो आप्रवास और विदेशी विधेयक जो 2025 है उसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं और पुराने कानून जो 4 थे इससे जुड़े हुए उसको एकीकृत करके आधुनिक किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय कुमार आलोक जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ संसद भवन से। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। कुमार, कुछ ही देर रह गई है जब दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप्रवास और इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट जो है ये 2025 बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 पुराने कानून थे जिनको अब एकीकृत कर आधुनिक किया गया है। साथ ही साथ अब एक केंद्रीकृत संस्था भी होगी और सुरक्षा के कोई भी नियमों से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर इसमें तमाम ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। किस तरीके से ये एंट्री और एग्जिट भारतीयों के लिए कितना अनिवार्य होगा, पासपोर्ट, वीज़ा और क्या क्या नियम इसमें जोड़े गए हैं? देखिए, जहाँ तक इस कानून की इस बिल की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मंगलवार को इसको पेश किया था और आज इसके पास होने की संभावना है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी कल विरोध किया था। इसके अलावा टीएमसी के सांसदों ने भी इस बिल का विरोध किया था। उनका मानना है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और उसके बाद इसको संसद में लाया जाए। अगर इस बिल की हम बात करें तो विधेयक के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार के पास विदेशियों की आवाजाही को लेकर ज़्यादा अधिकार आएंगे। इसमें प्रवेश को प्रतिबंधित करने, प्रस्थान को रोकने और विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की पावर शामिल है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस बिल में पहले जो राज्य को ये अधिकार था वो अब इंडिविजुअल को होगा। यानी कोई विदेशी यहाँ पर आता है, किस कार्य से आता है, कितने दिन उसको रहना, ये सब सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ और अवैध अप्रवास को रोकने के मकसद से लोकसभा में यह बिल पेश किया गया है। अमित शाह की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को पेश किया था और इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आए वे यहाँ के नियमों का पालन करके ही आएँ। हालांकि आपको मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस और टीएमसी ने इस बिल का विरोध किया है। इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन जो नियमों को मॉडर्न बनाना है और उन्हें मजबूत करना है। यह बिल भारत में दाखिल होने और यहाँ से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या बाकी यात्रा दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामले को रेगुलेट करने की शक्तियां केंद्र सरकार को देगा। इसमें वीजा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत और उससे संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। हालांकि ये बहुत प्रतीक्षित बिल था और अभी तक बहुत सारे ऐसे जो हम 10 सालों के कार्यकाल को देखें, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को देखें तो बहुत सारे ऐसे जो बिल एक्ट बने हैं वो हम कहें कि जो जकड़न था। अगर हम कानून संहिता की बात करें और भी जैसे कल बैंकिंग अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से जो पास हुआ, पहले लोकसभा से पहले ही वो पास हो चुका था, तो वो भी रिजर्व बैंक का कानून 1938 का उसमें इम्प्लीमेंट था। स्टेट बैंक का जो रेगुलेशन था वो 1960 और 70 के दशक का था। तो एक नया कानून लाया गया जो कि जकड़न को समाप्त किया गया। उसी तरीके से इस बिल के माध्यम से इमिग्रेशन जो बिल लाया गया है संसद में, उसमें भी जो जकड़न है, पुरानी जो जकड़न है, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। जी आलोक, इसके साथ साथ अगर आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 की बात की जाए तो राज्यसभा ने कुछ उसमें प्रस्तावित संशोधन किए हैं जिसके बाद आज वो भी लोकसभा में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाना है।
जी, वो आपदा प्रबंधन बिल जो है वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बिल है। आपने देखा होगा कि जो पहले जो आपदाएं यहाँ पर आई हैं, जैसे जिन आपदाओं का इस देश ने सामना किया है, उसके बाद संसद की बैठकें हुई हैं और उसके बाद जो कमी पाई गई, हम राहत कार्यों में हमें लगा कि हम यहाँ कमी रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए बार बार इस बिल में संशोधन किया गया है। आपने देखा होगा कि सुनामी के बाद जो वहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था बनी थी, जिस तरीके की तबाही मची थी, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ आपदा प्रबंधन को लेकर के, तो उसमें जो उनको खामियां नजर आई, तो संसद ने एक नया उसमें मॉडिफिकेशन किया। इसी तरीके से इस बिल में भी जो समय समय पर आपदा प्रबंधन में जो चुनौतियां आती हैं, उसको संशोधित करके एक नया कानून संसद के द्वारा पास किया जाता है। तो उसी तरीके से आज ये लोकसभा में इस बिल को लाया जाएगा और इसको पास भी किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आलोक कल की कार्यवाही की बात की जाए तो दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल कल भी आए हैं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ और बैंकिंग संशोधन से जुड़ा हुआ। बेहद ही महत्वपूर्ण बिल इनको भी माना जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की बात करें, पहली बार एक सहकारिता के नाम पर, यानी कोऑपरेटिव के नाम पर पहली बार एक विश्वविद्यालय इस देश में स्थापित करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और ये विश्वविद्यालय आपको आनंद, जो गुजरात जो कोऑपरेटिव का एक रोल मॉडल रहा है पूरे देश में, तो इस यूनिवर्सिटी के खुल जाने के बाद से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हमारा है, जो एक इतिहास रहा है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, आप अगर देखेंगे 60 के दशक में देखें, 70 के दशक में देखें, तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने एक नई क्रांति लाई थी इस देश में। लेकिन बाद के वर्षों में, खासकर मैंने आपको पहले बताया था कि 1980 के बाद के दशक में कोऑपरेटिव मूवमेंट ढीला पड़ा और सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस सरकार ने, आपने देखा होगा कि सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने इस कोऑपरेटिव के लिए अलग ही एक मिनिस्ट्री बनाया, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो एक शिथिलता आई थी उसमें उसको बढ़ावा दिया गया, उसमें तेजी लाई गई है। और ये यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। और इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव के लिए जो नाज कहा जाने वाला क्षेत्र है आनंद, अमूल के लिए वो जाना जाता है। और एक कोऑपरेटिव हिस्ट्री में, इंडियन कोऑपरेटिव हिस्ट्री में अपने आप में एक मिसाल है। तो ये एक बहुत बड़ा बिल था जो एक्ट के रूप में पास हुआ कल। इसके अलावा आपने चर्चा किया बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का। तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके के उसमें प्रावधान थे, आज़ादी से पहले के जो रिजर्व बैंक के कानून थे, जो अभी तक इम्प्लीमेंट था, इसके अलावा स्टेट बैंक के जो कानून है, इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेटरी जो एक्ट थे, पुराने एक्ट, उनको बदला गया है और ये सर्वसम्मति से यहाँ पर पास हुआ है। और एक चीज मैं बताता हूँ कि जब कल बहस हो रही थी, आज की कार्यवाही की बात की जाए तो गोवा विधानसभा से जुड़ा हुआ जो अनुसूचित जनजातियों को उसमें इंक्लूड करने की बात कही जा रही है, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा को भी आगे बढ़ाया जाना है। अगर गोवा विधानसभा की बात करी जाए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला ऐसा प्रावधान नहीं था, तो अपने आप में ये भी एक अनोखी पहल है। बिल्कुल अनूठी पहल है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सदियों से जो वंचित तबका था, उस तबके को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा था, लेकिन स्पेशल कानून ला करके उन वंचित तबकों को रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया। उसी तरीके से गोवा में जो उनका जो ट्राइबल है, एक तरह से आप कहेंगे संरक्षित ट्राइबल है, जो अपने आप में एक तरह से उनको आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दो तीन जो ट्राइबल है जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको संरक्षित किया गया है। और जो ट्राइबल वहाँ पे हैं, जो रिजर्वेशन की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनको भी शामिल करने की इस बिल में प्रावधान है। इसके साथ साथ आलोक, आज और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो वह भी के बहुत ही लोकहित और जनहित के मुद्दे वहां उठाए जाने, साथ ही साथ उधर भी कुछ अहम विधेयक पेश किए जाने। अगर उच्च सदन की बात की जाए तो वहां की कार्यवाही आज जब 11 बजे से शुरू होगी तो कैसी रहेगी? कल की हम अगर बात करें, अगर कल आप देखें, अगर हम बिल्स को छोड़ दें जो दो विधेयक पास हुए लोकसभा से और राज्यसभा से, इसके अलावा अगर आप दोनों सदनों में, खासकर लोकसभा और राज्यसभा में अगर आप देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं सरकार के द्वारा प्राप्त की गई। जैसे आपने जब जीरो आवर चल रहा था, क्वेश्चन आवर चल रहा था लोकसभा में, तो सीपीएम पार्टी के जो सांसद है सीकर से, राजस्थान सीकर से, उन्होंने प्रश्न पूछा था यूरेनियम को लेकर के। तो सरकार ने बताया कि यूरेनियम का अकूत भंडार सीकर में मिला है, लेकिन पर्यावरण संबंधी जो कानून है, पर्यावरण संबंधी जो रूल्स हैं,
उसके चलते उसमें देरी आ रही है। तो एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि भारत को परमाणु क्षेत्र में यानी यूरेनियम एक बहुत बड़ा उसका आप कहते हैं कैटलिस्ट है परमाणु क्षेत्र में, परमाणु रिएक्टर के लिए। तो हमारे देश में सीकर में बहुत बड़ा ये यूरेनियम का भंडार मिला है सीकर में। इसके अलावा अगर आप देखें कि कल सोनिया गांधी ने 0 आवर में मातृवंदना योजना को लेकर के सवाल उठाया था, सरकार से सवाल पूछा था कि मातृवंदना योजना के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो 6,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाता है उसको घटाकर 5,000 रुपये किया गया है, तो इसको फिर बढ़ाकर 6,000 किया जाए। तो इस तरीके लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया कि खाने में जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, यानी जो खाने जो बाजार के जो खाने हमें बाजार के जो वस्तुएं हमें मिल रहे हैं उसमें कितना पेस्टिसाइड है। ये जो बनाने वाले निर्माता जो कंपनियां हैं उसको दिखाना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट पे कि कितना पेस्टिसाइड है, कितना इसमें केमिकल है। तो ये सारे प्रश्नकाल और जो 0 आवर होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सरकार के द्वारा दी जाती है पब्लिक डोमेन में। तो आज भी जब 0 आवर और क्वेश्चन आवर दोनों सदनों में चलेगा तो हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, इसके साथ ही दोनों ही सदनों में विभिन्न प्रतिवेदन भी पेश किए जाने समिति को द्वारा। आलोक, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब 11 बजे पर दोनों ही सदनों पर नजर रहेगी जब कार्यवाही की शुरुआत होगी। आइए, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा रांची ग्रामीण के महामंत्री और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या पर भाजपा ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। इसका समर्थन आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने किया है। भाजपा समेत कई अन्य संगठनों के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर देर शाम कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा हत्या के विरोध में कांके ब्लॉक चौक पर परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अनिल महतो की कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह समेत कई नेता पहुंचे थे, जिन्होंने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड को अंजाम देकर भागने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की घटना पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि पैसा का मिलना चिंता का विषय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच के बाद सच सामने आएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मैं उनकी सराहना करता हूं। यहाँ इस प्रकार से पैसे का मिलना चिंता का विषय है और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच के बाद और तफ्तीश के बाद इसका सच सामने आएगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि शुचिता राजनीति, जज और कार्यपालिका इन सब में बेहद आवश्यक है।
और अब खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा नेता पर हमले का मामला सामने आया है। इस बार उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर बम फेंके गए हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों के समूह ने उनके आवास पर हमला बोला। भाजपा नेता ने उस दौरान पुलिस पर कोई कार्रवाई ना करने का भी आरोप लगाया। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने बयान देकर घटना की पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि उनके आवास के बाहर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे बाड़ी के ऊपर फिर बम मारा सर, 2 बम मारा, एक फटा है, एक तो जिंदा कारतूस है। उसमें नमित सिंह, सद्दाम अंसारी जिसको चोट भी लगा है, और ये प्रेम बोल के, और इसके साथ 50-60 आदमी है। नमित सिंह को ये लोग बलि का बकरा बना रहा है, ये लोग बलि का बकरा बना रहा है। उसको सामने करके सोमनाथ श्याम पार्थो होमे के लोगों को गैस देता है और इस तरह घटना कर रहा था। के सामने तो पुलिस के सामने हो रहा, सीसीटीवी छोड़ दीजिए, पुलिस के सामने तो ही घटना घटी, यहाँ तो पुलिस थी। जम्मू कश्मीर में एक बस हादसे का शिकार हो गई है। जम्मू से श्रीनगर जा रही राज्य सड़क परिवहन निगम की बस बनिहाल काजीगुंड नवयुग सुरंग के अंदर पलट गई। इस दुर्घटना में कम से कम 17 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए काजीगुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके घर और दफ्तर पर कल दिन भर सीबीआई की टीम की छापेमारी चली है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सीबीआई ने बुधवार को 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में बघेल के आवास पर तलाशी की। यह तलाशी 14 घंटे से अधिक चली। अब तक सीबीआई इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के अलावा भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर तलाशी ले चुकी है, जिनमें राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, महादेव बैटिंग ऐप के पदाधिकारी और अन्य संदिग्ध लोगों से जुड़े परिसर शामिल हैं। सीबीआई की छापेमारी में कई डिजिटल और कागजी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो इस अवैध सट्टाबाजी रैकेट में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को उजागर करते हैं। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में जांच कर रही है। इस ऐप से राज्य के युवाओं को सट्टे की लत लगाई गई थी। दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं, और मुझे जहाँ तक जानकारी है महादेव सट्टा ऐप पर ये जाँच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। तो चाहे कोई भी हो, दोषीदार और बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। और आइए अब बात कर लेते हैं आगामी बिहार में विधानसभा चुनावों की, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दिल्ली में बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर बिहार दिवस पर भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों से जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जितेंद्र माझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जैसे बड़े नेता भी भोज में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही एनडीए के नेताओं ने एक सुर में बिहार में 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है एनडीए का, आप लोकसभा चुनाव में देखें, बाय इलेक्शन में देखें, और अभी पूरे बिहार में एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं एनडीए का। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक इतना काम नहीं हुआ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ का बम गिराया है। ऑटो आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम अमेरिका के बाहर बनी सभी कारों पर 25% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अगर कार अमेरिका में बनी है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेश में बनी कारों और हल्के ट्रकों पर इसका असर होने वाला है। यह मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस कदम से अमेरिकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप के इस कदम से निवेशकों, कॉरपोरेट दिग्गजों और उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के ऐलान से पहले वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई, जहां टेक सेक्टर पर केंद्रित नैस्डैक 2% नीचे चला गया।
खेल की खबरों का रुख करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज अंतिम दिन है। बुधवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां कई पूर्व पदक विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिन तक इस स्पर्धा में 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें जसप्रीत कौर 45 किलोग्राम, मनीष कुमार 54 किलोग्राम, सीमा रानी 61 किलोग्राम और झांडू कुमार 72 किलोग्राम ने इतिहास रच दिया। अब तक के मुकाबलों में 170 स्वर्ण पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। पदक तालिका में हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर, जबकि तमिलनाडु 26 और उत्तर प्रदेश 22 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। आगे आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।